हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम सबसे पहले सजीव के बारे में पढ़ेंगे कि सजीव क्या है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे जीव जो वृद्धि, श्वसन, गति, प्रजनन, पोषण एवं उत्सर्जन आदि क्रियाएं करते हैं सजीव कहलाते हैं। सजीव के सामान्य लक्षण तो पहला है वृद्धि। सजीवों में वृद्धि होती है। अगला है श्वसन, तो सजीव श्वसन क्रिया करते हैं यानी कि वो श्वास लेते हैं। अगला है पोषण यानी कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। अगला है प्रजनन, सजीव प्रजनन की क्रिया करते हैं। अगला है उत्सर्जन, सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। और अगली है मृत्यु यानी कि सजीवों की मृत्यु होती है। ठीक है। अगला टॉपिक है जीवन अवधि या जीवन अवधि क्या है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है। तो जो जीव हैं जो जन्म लेते हैं और जो मृत्यु होती है उनके बीच की जो अवधि होती है उस अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है। अब हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण क्या है या क्लासिफिकेशंस क्या है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन सभी जीवों को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए उनको अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो वर्गीकरण क्या है। ठीक है। तो जीवों को खोजकर, नाम देकर तथा उसके गुणों को पहचान कर उचित समूह में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। ओके। अगला पॉइंट है जाति। जाति क्या है। तो वर्गीकरण की इकाई में आपस में संकरण करने वाले समूह को जाति कहते हैं। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। जाति जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। उपजाति क्या है। सब स्पीसीज कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ही जाति के जीवों में कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं और इन भिन्न जाति समूह को उपजाति कहते हैं। यानी कि जो जीव अलग अलग वातावरण में रहता है तो उस वातावरण में रहने के कारण उन जीवों में कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं, यानी कि उनके लक्षणों में कुछ अंतर आ जाता है और उन भिन्नताओं के जो जाति के समूह होते हैं उन समूहों को उपजाति कहा जाता है। अगला नामकरण क्या है। तो देखिए, अगर किसी भी जीव या पौधे का नाम नहीं होता तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है या कठिन होता है। तो नाम रखना ही क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। यानी वर्गीकी में किसी पौधे या जंतु की पहचान के पश्चात उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली के नियमों के अनुसार नाम देने की प्रक्रिया नामकरण कहलाती। यानी कि जो वर्गीकी में जो पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं,
उनको पहचानने के बाद में, ठीक है, पहले तो उनको पहचानने के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर उनका नामकरण करना ही नामकरण कहलाता है। ओके, अब हम द्विनामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। द्विनाम यानी कि दो नाम, ठीक है। तो द्विनामकरण पद्धति वह विधि है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है या बतलाता है, ठीक है। यानी कि द्विनामकरण पद्धति में जीवों का नाम दो शब्दों से बना होता है। पहला है वंश और दूसरा शब्द है जाति। केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम में द्विनामकरण पद्धति का विस्तृत वर्णन किया है। यानी कि केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम में द्विनामकरण पद्धति जो है उसके विस्तृत वर्णन किया गया है। अगर पूछा जाए कि केरोलस लिनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक। द्विनामकरण पद्धति के जनक केरोलस लिनियस है। केरोलस लिनियस को द्विनामकरण पद्धति के जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही द्विनामकरण पद्धति दी थी, इसलिए केरोलस लिनियस को द्विनामकरण पद्धति के जनक कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है कि द्विनामकरण पद्धति के जनक केरोलस लिनियस है। द्विनामकरण पद्धति के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में पहला नियम है जीवधारी के नाम दो शब्द, पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति लिखना चाहिए। यानी कि जो हम नाम लिखते हैं, अगर किसी जीवधारी का अगर नाम लिखते हैं तो दो शब्दों में होना चाहिए। पहला कौन सा? वंश, और दूसरा शब्द है जाति। अगला है वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल में लिखते हैं। यानी कि जो वंश का जो पहला अक्षर होता है वो अंग्रेजी के कैपिटल में लिखा जाता है। अगला नियम है जीवों का नाम लैटिन शब्द का बना होता है। यानी कि जो नाम लिखते हैं वो लैटिन शब्द का होना चाहिए, और अंग्रेजी में तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए। यानी कि जब नाम लिखते हैं तो एक तो वो लैटिन शब्द होना चाहिए और अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। अगला नियम है वंश का नाम पहले तथा जाति का नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है। अगला नियम है दोनों नाम छोटे एवं सरल लिखे जाते हैं। यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए नाम और ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक नियम और है कि जो नाम लिखते हैं उन नाम के नीचे अंडरलाइन होने चाहिए, ठीक है। यानी कि लाइन खींचना चाहिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वह है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? तो देखिए हर्बेरियम अर्थात पादपालय पौधे का वह संग्रहित स्वरूप है जिसमें पौधों को सुखाकर कागज की शीटों पर आरोपित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य के लिए रखे होते हैं। यानी कि हर्बेरियम या पादपालय क्या है? तो देखिए हम जो पौधे होते हैं उन पौधों को सुखाकर कागज की शीटों पर लगा देते हैं, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। ये दोनों चित्र हैं, इन दोनों चित्र में पौधे की पत्तियों को सुखाया गया है और सुखाने के बाद में एक
कागज पर आरोपित किया गया या फिर फाइल पर लगा दिया गया। आरोपित किया जाता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली के अनुसार क्रमबद्ध कर उसे भविष्य के लिए रखा जाता है, यानी कि भविष्य में उसके अध्ययन के लिए उसको रखा जाता है। ठीक है। अगला है हर्बेरियम के उपयोग क्या है। तो जो मानक हर्बेरियम विभिन्न प्रकार के पौधे की प्रजातियों को पहचानने में मदद करता है। यानी कि पहला जो उपयोग है वह है हर्बेरियम विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों को पहचानने में मदद करता है। यानी कि जो पौधे होते हैं अलग अलग प्रजातियों के होते हैं और उनकी प्रजातियों को पहचानने का काम कौन करता है? हर्बेरियम। यह मदद मिलती है इससे। अगला है हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन में लगे व्यक्तियों के लिए सूचना प्रदान करने का केंद्र है। अगला है हर्बेरियम विभिन्न स्थानों के फ्लोरा के अध्ययन में सहायता करता है। अगला है इस स्थल पर विभिन्न स्थानों की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हर्बेरियम से जो है अलग अलग स्थानों की जो पारिस्थितिकी होती है उसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। हर्बेरियम के महत्व, तो पादपों के विभिन्न प्रजातियों को संग्रहित करने में, यानी कि जो विभिन्न प्रजातियां यानी कि अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे होते हैं और उन सभी पेड़ पौधों को व्यवस्थित रखा जाता है ना पादपाले। अगला है विभिन्न पादपों के क्रमबद्ध अध्ययन में, यानी कि अलग अलग पौधे जो होते हैं उनको क्रमबद्ध अध्ययन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है।